यह एक असल कहानी है अपने ससुर से बच्चा मांगना। पापा कृपया मुझे गर्भ धारण करने में मदद करें। प्रिया अपने बड़े लेकिन ठंडे बेडरूम में बैठी थी। उसकी आंखें उस शानदार शादी के बिस्तर पर टिकी थीं जिसे उसने और विक्रम ने पिछले 5 सालों से साझा किया था। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी जो उसके दिल की भारी उदासी को दर्शा रही थी। शादी के 5 साल, एक बच्चे के इंतज़ार के 5 साल, लेकिन अंत में उसे केवल अपने पति के कटु रिप्रोचेस और अपने ससुराल वालों की अवमानना ही मिली। उसने अपना हाथ अपने खाली पेट पर रखा। वह गर्भवती नहीं हो सकती थी। यह समस्या उसके पति के साथ थी। विक्रम हमेशा उसे दोष देता था, लेकिन उसकी अंतरात्मा कहती थी कि सच्चाई कुछ और है। आज सुबह वह चुपके से एक बार और जांच के लिए अस्पताल गई थी और परिणाम ने उसे पूरी तरह से झकझोर दिया। वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। समस्या वाला व्यक्ति विक्रम था। वह लंबे समय से बांझ था, लेकिन उसने कभी ये बात नहीं बताई। रिपोर्ट हाथ में पकड़ते ही वह घुटनों के बल गिर पड़ी। पिछले 5 सालों में उसने सिर्फ एक झूठ के कारण कितना अपमान और जिल्लत सही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने दिल में नफरत की आग को महसूस किया। अगर वह सामान्य तरीके से गर्भ धारण नहीं कर सकती तो उसे दूसरा रास्ता खोजना होगा। एक पागल, खतरनाक लेकिन आकर्षक विचार उसके दिमाग में कौंधा। उसे एक बच्चा चाहिए था, अपने लिए नहीं बल्कि इस परिवार में अपनी स्थिति के लिए। अगर उसके पास बच्चा नहीं होता तो उसे जल्द ही इस घर से निकाल दिया जाता। उसकी जगह कोई और महिला ले लेती, और एकमात्र व्यक्ति जो उसकी मदद कर सकता था वह था उसके ससुर बलवंत सिंह, इस परिवार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। वह 50 से अधिक के थे, लेकिन अभी भी एक अनुभवी व्यक्ति के सुरुचिपूर्ण और शक्तिशाली आचरण को बनाए हुए थे। प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह इस खेल में सब कुछ दांव पर लगा देगी। उसने एक गहरी सांस ली उठी और एक पतला सा गाउन पहन लिया। वह कमरे से बाहर निकली। हर कदम एक ऐसी महिला के दृढ़ संकल्प से भरा था जिसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने बलवंत के स्टडी रूम का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक गहरी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। प्रिया ने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई, ये जानते हुए कि इस पल से उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। प्रिया बलवंत के स्टडी रूम में दाखिल हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। मेज के पीछे बैठे उस आदमी ने अपनी तीखी नज़रों से उसे देखा। जब उसने दरवाज़ा बंद किया, कमरे में माहौल घुटन भरा हो गया और वह जानती थी कि वह अब पीछे नहीं हट सकती। बलवंत अपनी कुर्सी पर पीछे झुके अपने शराब का गिलास मेज पर रखा और उसे जिज्ञासा से देखा। इतनी देर रात तुम मुझसे क्या चाहती हो? बेटी प्रिया ने एक गहरी सांस ली और पास आई। पिताजी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। बलवंत ने अपनी भौहें उठाईं और अपना पेन नीचे रख दिया। क्या बात है? उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। मैं एक बच्चा चाहती हूँ। बलवंत एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस उसे देखा, उसके आगे बोलने का इंतज़ार किया। प्रिया ने महसूस किया कि उसका शरीर कांप रहा है, लेकिन वह रुक नहीं सकी। विक्रम बांझ है, मैं यह जानती हूँ, लेकिन वह कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगर मेरे पास बच्चा नहीं हुआ तो यह परिवार मुझे छोड़ देगा। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। कमरे में एक घातक चुप्पी छा गई। बलवंत की आंखें गहरी हो गईं और उसके हाथ ने शराब के गिलास को कसकर पकड़ लिया। क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? प्रिया, उसने सिर हिलाया। उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं कांपी। मैं जानती हूँ, और मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है। बलवंत ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह उठा और उसके पास आया। उसकी आंखों में गहराई से झांक रही थी, जैसे कि वह उसकी आत्मा के भीतर देखना चाहता हो। क्या तुम इस मामले के परिणामों को समझती हो? प्रिया ने उसे ऊपर देखा। मैं समझती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। उसने उसे लंबे समय तक देखा।
फिर अचानक हल्के से मुस्कुराया। तुम्हें लगता है कि मैं आसानी से सहमत हो जाऊंगा? उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। अगर आप मेरी मदद करते हैं तो मैं आपके प्रति वफादार रहूंगी। मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी और न ही यह बात किसी को बताऊंगी। बलवंत ने अपनी भौहें उठाईं। वफादारी? क्या तुम जानती हो कि वफादारी का क्या मतलब होता है प्रिया? उसने अपने होंठ काटे, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ रहीं। आप कोई भी शर्त रख सकते हैं। बलवंत हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। मैं तुम्हारे प्रस्ताव के बारे में सोचूंगा। प्रिया जानती थी कि उसने तुरंत मना नहीं किया। इसका मतलब था कि वह विचार कर रहा है। उसने अपना सिर झुकाया। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूंगी। वह मुड़ी और जाने लगी, लेकिन दरवाजे से बाहर निकलने से पहले बलवंत अचानक बोला। प्रिया मुड़ी और उसे देखा। उसने उसे ध्यान से देखा। एक बार जब तुम इस रास्ते पर कदम रख दोगी तो तुम वापस नहीं आगा सकोगी। प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। मैं जानती हूँ। वह कमरे से बाहर निकल गई, इस बात से अनजान कि किसी ने सब कुछ सुन लिया था। सावित्री देवी अंधेरे दालान के पीछे चुपचाप खड़ी थी। उनकी आंखें गहरी और अनगिनत गणनाओं से भरी थीं। प्रिया अपने कमरे में लौट आई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, डर से नहीं बल्कि उत्साह से। वह जानती थी कि उसने एक खतरनाक बीज बोया है, लेकिन अगर ये योजना सफल हुई तो उसे सब कुछ मिल जाएगा। वह बिस्तर पर लेटी छत को घूरती हुई लेकिन सो नहीं सकी। बलवंत के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। एक बार जब तुम इस रास्ते पर कदम रख दोगी तो तुम वापस नहीं आ सकोगी। वह यह जानती थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगली सुबह जब वह डाइनिंग रूम में गई तो विक्रम की नज़रें हमेशा की तरह ठंडी और दूर थीं। वह अखबार पढ़ रहा था। उसने उसे देखने के लिए सिर भी नहीं उठाया। वह फीकी सी मुस्कान के साथ कुर्सी पर बैठ गई। क्या तुम जल्दी घर आओगे? विक्रम ने एक घूंट कॉफ़ी पी। आज रात मेरा कुछ काम है। उसे पूछने की ज़रूरत नहीं थी। वह जानती थी कि वह सिमरन के पास जाएगा। उसने कुछ और नहीं कहा, बस अपना सिर झुकाकर नाश्ता करने लगी, लेकिन उसके मन में एक योजना पहले से ही तैयार थी। सावित्री देवी उसके सामने बैठी थी। उनकी आंखें उसे गुप्त रूप से देख रही थीं। तुम आजकल बहुत सोच में डूबी हुई लगती हो। प्रिया ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखीं और सीधे उनकी आंखों में देखा। कुछ नहीं माँ जी। सावित्री देवी ने एक घूंट चाय पी। उनकी आंखों में एक विचारशील चमक थी। सावधान रहना बहू, इस घर में एक गलत कदम और तुम सब कुछ खो दोगी। प्रिया ने पलक नहीं झपकाई, लेकिन वह जानती थी कि वह किस बारे में बात कर रही है। वह मुस्कुराई। मैं सावधान रहूंगी माँ जी, आप चिंता न करें। नाश्ते के बाद प्रिया अपने कमरे में लौट आई। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, एक अनजान नंबर से एक संदेश आया। आज रात 11 बजे स्टडी रूम में मिलो। उसने उस संदेश को घूरा। बलवंत ने फैसला कर लिया था। उसने अपना फ़ोन कसकर पकड़ लिया। एक बार जब उसने यह दांव खेल दिया तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। देर रात जब पूरा विला शांत था, प्रिया अपने कमरे से बाहर निकली। उसने एक काले रंग की ड्रेस पहनी थी जो उसके शरीर से चिपकी हुई थी। लकड़ी के फर्श पर उसके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। उसने धीरे से स्टडी रूम का दरवाज़ा खोला। बलवंत वहाँ बैठा था। उसकी आंखें गहरी थीं, एक ऐसी नज़र जो अब ससुर की नहीं थी। उसने उसे बैठने का इशारा किया। उसने उसकी बात मानी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह बिल्कुल नहीं कांप रही थी। बलवंत ने अपनी बाहें बांधी। उसकी आवाज़ गहरी थी। क्या तुम सच में यह करना चाहती हो? उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। हाँ। वह एक पल के लिए चुप रहा, फिर दराज से एक कागज़ निकाला। 2 तरीके हैं, उसने धीरे धीरे कहा। एक सामान्य तरीका है, दूसरा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से है। तुम चुनो। प्रिया ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं, एक गहरी सांस ली। उसे नहीं लगा था कि बलवंत उसे इस तरह का विकल्प देगा। उसने सोचा था कि वह इस अवसर का उपयोग उसे नियंत्रित करने, उसे एक अस्वीकार्य रिश्ते में बांधने के लिए करेगा। लेकिन अब
वह उसे फैसला करने दे रहा था। उसने ऊपर देखा। उसकी आवाज़ आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। मैं प्राकृतिक तरीका चाहती हूँ। बलवंत ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुआ। क्या तुम निश्चित हो? उसने सिर हिलाया। इस तरह कोई खामी नहीं होगी, कोई भी पता नहीं लगा पाएगा। बलवंत के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान दिखाई दी। ठीक है। उसने अपनी सांस रोक ली। दरवाज़ा खुल गया था। उसने आधिकारिक तौर पर अपने जीवन का सबसे खतरनाक खेल शुरू कर दिया था। उसे पता नहीं था कि कोई चुपचाप सब कुछ देख रहा था। वकील एडवोकेट शर्मा दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़ा था, अपने हाथ में फ़ोन कसकर पकड़े हुए था। उसने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी और अब उसके हाथ में एक ऐसा रहस्य था जो पूरे सिंह परिवार को नष्ट कर सकता था। प्रिया बलवंत के स्टडी रूम से निकली। उसका मन उथल पुथल में था, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। वह जानती थी कि जो वह कर रही है वह गलत है, लेकिन इस परिवार में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए, एक असफल व्यक्ति की तरह बाहर फेंके जाने से बचने के लिए उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे एक बच्चा चाहिए था। वह अपने कमरे में लौट आई, चुपचाप बिस्तर पर लेट गई, छत को घूरती रही। अंधेरे में उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन नींद नहीं आई। उसके दिमाग में सैकड़ों विचार चल रहे थे। अगली सुबह जब वह जागी, विक्रम जल्दी जा चुका था। वह नाश्ते की मेज पर बैठी चाय का कप उठाया, लेकिन पिया नहीं। सावित्री देवी ने उसे एक खोजी नज़र से देखा। तुम कुछ अलग लग रही हो। प्रिया हल्के से मुस्कुराई। कुछ नहीं माँ जी। सावित्री देवी ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी नज़रें उस पर से नहीं हटी। सच में मुझे लगता है कि तुम सामान्य से ज़्यादा खुश लग रही हो। प्रिया ने अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस की। क्या उन्हें कुछ शक हो गया था? लेकिन उसने अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं होने दिया। उसने बस धीरे से जवाब दिया, मैं हमेशा की तरह ही हूँ। सावित्री देवी ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन उनकी नज़रें प्रिया पर टिकी रहीं। इस बीच एडवोकेट शर्मा अपने निजी कार्यालय में बैठे थे। उनकी नज़रें फ़ोन की स्क्रीन पर टिकी थीं। पिछली रात की रिकॉर्डिंग अभी भी वहाँ थी। प्रिया और बलवंत के हर शब्द स्पष्ट रूप से गूंज रहे थे। वह अच्छी तरह से जानता था कि इसका क्या मतलब है। अगर यह रिकॉर्डिंग लीक हो गई तो पूरा सिंह परिवार एक अभूतपूर्व घोटाले में डूब जाएगा। लेकिन सवाल यह था कि वह इसका उपयोग कैसे करेगा। प्रिया को नहीं पता था कि वह बलवंत या विक्रम से भी ज़्यादा खतरनाक लोगों की नज़रों में आ गई है। वह एक ऐसा शतरंज का खेल खेल रही थी जिसमें उसे खुद यकीन नहीं था कि वह जीत सकती है। कुछ हफ्ते बीत गए। उसने अपने शरीर में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। सुबह की मतली थकान और चक्कर आना। वह जानती थी कि वह सफल हो गई है। वह गर्भवती थी। जब डॉक्टर ने इस खबर की पुष्टि की तो वह लगभग रो पड़ी। खुशी से नहीं, बल्कि इसलिए कि वह जानती थी कि इस पल से वह वास्तव में बिना किसी वापसी के एक युद्ध में प्रवेश कर चुकी है। प्रिया के गर्भवती होने की खबर परिवार में तेजी से फैल गई। यह सुनकर विक्रम स्तब्ध रह गया। फिर उसने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी, लेकिन शक भी था। तुम आखिरकार गर्भवती हो, उसने धीरे धीरे कहा। प्रिया ने सिर हिलाया, एक कमज़ोर मुस्कान के साथ। हाँ, आखिरकार मैं तुम्हें एक बच्चा दे सकती हूँ। लेकिन विक्रम पूरी तरह से खुश नहीं था। उसने उसे अपनी तीखी नज़रों से देखा। मैं चाहता हूँ कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद तुम डीएनए टेस्ट करवाओ। प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा। ज़रूर मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन वह जानती थी कि चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी। दालान के बाहर बलवंत चुपचाप खड़ा था, पति पत्नी की हर बात सुन रहा था। उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि विक्रम को शक है, लेकिन मुद्दा यह था कि प्रिया इससे निपटने के लिए क्या करेगी। बलवंत एक फीकी सी मुस्कान के साथ चला गया। चाहे कुछ भी हो, वह बच्चा अभी भी उसके खून का है और इस तरह उसे वह मिल गया जो वह चाहता था। लेकिन प्रिया कोई आसान मोहरा नहीं थी जिसे नियंत्रित किया जा सके।
उसकी अपनी योजनाएं भी थीं। वह जानती थी कि इस रहस्य को बचाने के लिए उसे पहले उन लोगों को ख़त्म करना होगा जो उसे धमकी दे सकते हैं, और उस सूची में पहला व्यक्ति एडवोकेट शर्मा था। उसने उस पर नज़र रखना शुरू कर दिया, उसकी कमज़ोरियों के बारे में पता लगाया। वह जानती थी कि वह बलवंत के प्रति पूरी तरह से वफादार नहीं है। अगर कोई चीज़ उसे खरीद सकती थी तो वह उसे ढूंढ निकालेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि शर्मा भी उस पर नज़र रख रहा है। प्रिया क्लिनिक से बाहर निकली। उसका हाथ अनजाने में उसके पेट पर था। गर्भवती होने की भावना ने उसे उत्साहित और चिंतित दोनों कर दिया। यह उसका बच्चा था, इस परिवार में अपनी स्थिति की रक्षा के लिए उसका सबसे शक्तिशाली हथियार। लेकिन यही बच्चा उसे एक ऐसे भयंकर युद्ध में धकेल देगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब वह सिंह विला लौटी तो उसने महसूस किया कि घर का माहौल बदल गया है। नौकर उसे अलग नज़रों से देख रहे थे, सम्मान और सावधानी दोनों के साथ। प्रिया अच्छी तरह से जानती थी, जब से उसके गर्भवती होने की खबर फैली है, इस घर में उसका दर्जा पूरी तरह से बदल गया है। विक्रम उसकी ज़्यादा परवाह करने लगा था, लेकिन यह परवाह प्यार से नहीं बल्कि डर से पैदा हुई थी। वह पिता नहीं बन सकता था, लेकिन अब उसकी पत्नी गर्भवती थी। इससे उसे पहले से कहीं ज़्यादा शक होने लगा था। सावित्री देवी ने एक नाबलूडाटिल का रवैया बनाए रखा। उन्होंने न तो बधाई दी और न ही कोई आपत्ति जताई, लेकिन जब भी वह प्रिया को देखती थी तो उनकी आंखों में एक परखा हुआ भाव होता था। प्रिया जानती थी कि वह अभी भी उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करती है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था। इस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति शर्मा था, बलवंत का निजी वकील, जिसके पास एक बहुत बड़ा रहस्य था। अगर उसने इसे उजागर करने का फैसला किया तो सब कुछ तुरंत ढह जाएगा। प्रिया ऐसा नहीं होने दे सकती थी। उस रात उसने शर्मा से एक शांत बार में मिलने की व्यवस्था की। जब वह अंदर आया तो उसकी आंखों में सतर्कता छिपी नहीं थी। प्रिया ने अपना गिलास उठाया और मुस्कुराई। आप तनाव में लग रहे हैं। शर्मा बैठ गया, अपनी बाहें छाती पर बांध लीं। कुछ नहीं, मैं बस उत्सुक हूँ कि सिंह परिवार की बहू ने मुझे व्यक्तिगत रूप से यहाँ क्यों बुलाया है। प्रिया ने अपना शराब का गिलास नीचे रखा और उसे घूर कर देखा। मैं जानती हूँ कि आपके पास रिकॉर्डिंग है। शर्मा बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसने होंठ सिकोड़े। तुम बहुत होशियार हो। वह आगे झुकी, उसकी आवाज़ गहरी हो गई। तुम्हें कितना चाहिए? शर्मा हौसा और अपना सिर हिलाया। तुम्हें लगता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। प्रिया ने अपना गिलास कसकर पकड़ लिया। तो तुम क्या चाहते हो? उसने उसे लंबे समय तक देखा, फिर धीरे धीरे कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने इस मामले में अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगाने की हिम्मत क्यों की। वह फीकी सी हंसी, क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। शर्मा ने उसकी आंखों में देखा, कुछ सोच रहा था। तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? प्रिया ने अपने पर्स से एक लिफाफा निकाला और उसकी ओर धकेल दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम उस रिकॉर्डिंग को नष्ट कर दो, और बदले में मैं तुम्हें बलवंत से छुटकारा पाने में मदद करूँगी। शर्मा ने भौहें सिकोड़ी। मुझे उनसे छुटकारा पाने की ज़रूरत क्यों है? वह ठंडेपन से मुस्कुराई। तुम्हें लगता है कि तुम सच में उनकी नज़रों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। एक दिन जब तुम्हारा कोई उपयोग नहीं रहेगा तो तुम्हें भी बाकी सबकी तरह छोड़ दिया जाएगा। शर्मा एक पल के लिए चुप रहा। वह जानता था कि प्रिया सही कह रही है। अंत में उसने लिफाफा उठाया और उसे खोलकर देखा। अंदर बलवंत के कुछ संदिग्ध सौदों से संबंधित दस्तावेज़ों का एक बंडल था, जिन तक केवल प्रिया की पहुंच हो सकती थी। वह हंसा। तुम मेरी सोच से ज़्यादा होशियार हो। प्रिया ने अपना शराब का गिलास उठाया। तो क्या हमारा सौदा पक्का है? शर्मा ने उसे देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। सौदा पक्का। उस पल से प्रिया जानती थी कि उसने एक खतरा टाल दिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक और जोड़ी आंखें चुपचाप इस मुलाकात को देख रही थी। सिमरन अंधेरे में
खड़ी थी। उसकी आंखें ठंडी और तीखी थीं। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। योजना बदल गई है। मुझे प्रिया की कमज़ोरी मिल गई है। दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज़ आई, नज़र रखना जारी रखो, सही समय पर हम कार्रवाई करेंगे। प्रिया बाहर से निकली, उसके दिल का बोझ करेंगे कुछ कम हो गया। शर्मा सौदे के लिए सहमत हो गया था, जिसका मतलब था कि रिकॉर्डिंग अब उसके लिए खतरा नहीं थी। लेकिन वह अच्छी तरह से जानती थी कि यह इस रहस्य को हमेशा के लिए बचाने की दिशा में केवल पहला कदम था। उसे अभी भी कई और खतरनाक लोगों को ख़त्म करना था। जब वह विला पहुंची तो विक्रम पहले से ही लिविंग रूम में इंतज़ार कर रहा था। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें ठंडी और तीखी थीं। प्रिया धीरे धीरे चली। अपने पति की आंखों में शक को और गहरा होता हुआ महसूस किया। तुम इतनी देर से कहाँ थी? प्रिया ने झूठ नहीं बोला। मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। वैसे भी मैं गर्भवती हूँ, इसलिए मेरा मूड बहुत महत्वपूर्ण है। विक्रम फीकी सी हंसा, लेकिन उसकी आंखों में कोई विश्वास नहीं था। वह उसके पास आया, धीरे से अपना हाथ उसके पेट पर रखा। क्या तुम निश्चित हो कि यह बच्चा मेरा है? प्रिया ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें डरावनी रूप से शांत थीं। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? विक्रम ने उसे एक पल के लिए देखा, फिर हल्के से हंसा। लेकिन मैं निश्चित होना चाहता हूँ। प्रिया अच्छी तरह समझ गई कि उसे आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। वह उसे परखने का तरीका ढूंढ रहा था, उसकी गलती का इंतज़ार कर रहा था ताकि वह हमला कर सके। अगले दिन प्रिया ने उस व्यक्ति से मिलने का फैसला किया जिससे उसे तुरंत निपटने की ज़रूरत थी, सिमरन। वह सबसे बड़ा खतरा थी, क्योंकि वह न केवल विक्रम की मैत्रेस थी, बल्कि ऐसा लगता था कि उसने उसके बारे में कुछ जान लिया था। पिछली सुबह नाश्ते में सिमरन की अर्थपूर्ण नज़रें देखने के बाद प्रिया को अब कोई शक नहीं था। उसने उसे एक शानदार कैफ़े में मिलने के लिए बुलाया। जब सिमरन अंदर आई तो उसका व्यवहार अभी भी अहंकारी और आत्मविश्वासी था। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या कुछ बातचीत करनी है? प्रिया ने एक घूंट चाय पी। उसकी नज़रें सिमरन पर से नहीं हटी। मैं बस एक सीधी सी बात कहना चाहती हूँ। अगर तुमने मेरे मामलों में दखल देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें इस शहर में कहीं का नहीं छोड़ूंगी। सिमरन हंसी। उसकी आंखों में एक दिलचस्पी की चमक थी। सच में तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? प्रिया ने अपना सिर झुकाया। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन घातक थी। मुझे तुमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस ये सुनिश्चित करना है कि तुम समझ जाओ कि अगर तुमने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे गंदे अतीत के बारे में सब कुछ उजागर कर दूंगी। सिमरन एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर वह हल्के से हंसी। तो तुमने मेरे बारे में जांच करवाई है? प्रिया मुस्कुराई। तुम्हें क्या लगता है कि मैं चुपचाप बैठकर तुम्हें अपने खेल खेलने दूंगी? सिमरन ने हल्के से अपने होंठ काटे, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने धीरे से सिर हिलाया। तो तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो जो दूसरों के रहस्य खोजना जानती है। उसके शब्द एक छिपी हुई धमकी की तरह थे। प्रिया समझ गई कि भले ही उसने सिमरन को पकड़ लिया हो, लेकिन उसने भी उसके बारे में कुछ पकड़ लिया था। दोनों चुपचाप कैफ़े से चले गए, लेकिन प्रिया जानती थी कि यह अंत नहीं है। उस शाम जब वह घर लौटी, बलवंत ने अप्रत्याशित रूप से उसे अपने स्टडी रूम में बुलाया। वह मेज के पीछे बैठा था। उसकी आंखें शांत लेकिन अधिकारपूर्ण थीं। प्रिया बैठ गई, थोड़ी बेचैन महसूस कर रही थी। तुमने अपने रहस्य को बचाने में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुम हमेशा अकेले सबसे नहीं लड़ सकती। प्रिया ने भौहें सिकोड़ी। आप क्या कहना चाहते हैं? पिताजी बलवंत हल्के से मुस्कुराया। दराज से एक लिफाफा निकाला। उसने उसे मेज पर रखा और उसकी ओर धकेल दिया। यह उन लोगों की सूची है जिनसे तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। प्रिया ने लिफाफा लिया और उसे खोलकर देखा। जब उसने आखिरी नाम पढ़ा तो उसका हाथ रुक गया। विक्रम। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें शक से भरी थीं। आपका क्या मतलब है? बलवंत ने आह भरी। उसे शक हो गया है।
जल्द ही या बाद में वह तुम्हें ख़त्म करने का तरीका ढूंढ लेगा। प्रिया ने पूरे शरीर में एक ठंडक महसूस की। वह जानती थी कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी ही पत्नी के खिलाफ हाथ उठाएगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। तो आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? बलवंत ने उसे लंबे समय तक देखा, फिर धीरे धीरे कहा, तैयार रहो, क्योंकि एक दिन ऐसा आ सकता है जब तुम्हें उसका सामना उस तरीके से करना पड़ेगा जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की होगी। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि यह लड़ाई अभी भी लंबी है। उसने एक ऐसे शतरंज के खेल में प्रवेश किया था जहां पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, और अब उसका अपना पति भी उसका दुश्मन बन सकता था। प्रिया अपने कमरे में लौट आई। उसका दिमाग उलझन में था। बलवंत के हर शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। विक्रम को शक था और वह चुप नहीं बैठेगा। वह जानती थी कि उसका पति कैसा है। एक बार जब उसे शक हो जाता तो वह सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करता, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर उसे ख़त्म करना भी शामिल था। वह बिस्तर पर बैठ गई। अनजाने में अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया। वह ऐसा नहीं होने दे सकती थी। उसने इस पद को पाने के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया था। वह सब कुछ ढहने नहीं दे सकती थी, खासकर जब उसने अभी अभी इसे हासिल किया था। उसका फ़ोन बजा। एक अनजान नंबर से एक संदेश। मैं जानती हूँ कि तुम क्या रहस्य छिपा रही हो। अगर तुम नहीं चाहती कि सब कुछ उजागर हो तो आज रात रॉयल होटल में मुझसे मिलो। प्रिया ने अपना फ़ोन कसकर पकड़ लिया। उसे अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं थी कि संदेश भेजने वाला कौन था। सिमरन। वह उसे एक कोने में धकेल रही थी। प्रिया ने एक गहरी सांस ली, फिर जवाब दिया, मैं आऊँगी। शाम को उसने किसी को बताए बिना विला छोड़ दिया। जब वह रॉयल होटल पहुंची तो सिमरन पहले से ही एक निजी वीआईपी कमरे में इंतज़ार कर रही थी। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव था। तुम आ गई। मैंने सोचा था कि तुम डर के मारे नहीं आओगी। प्रिया उसके सामने बैठ गई, अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं होने दिया। तुम क्या चाहती हो? सिमरन मुस्कुराई, धीरे धीरे अपने गिलास में शराब डाली। मैं एक सौदा चाहती हूँ। प्रिया ने भौहें सिकोड़ी। किस तरह का सौदा? सिमरन ने अपना शराब का गिलास मेज पर रखा। उसकी आंखें तीखी हो गईं। मुझे तुम्हारी जगह चाहिए। मैं सिंह परिवार की आधिकारिक बहू बनना चाहती हूँ। प्रिया फीकी सी हंसी। तुम सपने देख रही हो। सिमरन ने अपना सिर झुकाया। उसकी आंखों में एक दिलचस्पी की चमक थी। तुम्हें ऐसा लगता है मेरे पास एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक वीडियो चलाया। जब प्रिया ने स्क्रीन पर देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वीडियो में वो बलवंत के स्टडी रूम में बैठी थी। उसके हर शब्द स्पष्ट रूप से गूंज रहे थे। मैं एक बच्चा चाहती हूँ। अगर आप मेरी मदद करते हैं तो मैं आपके प्रति वफादार रहूँगी। सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। सिमरन ने वीडियो बंद कर दिया, फिर मुस्कुराई। देखा, अगर मैं यह वीडियो विक्रम को भेज दूँ तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन उसकी आवाज़ शांत रही। तुम क्या चाहती हो? सिमरन कुर्सी पर पीछे झुकी। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन खतरनाक थी। बहुत आसान है। तुम सिंह परिवार छोड़ दो और मेरे लिए जगह बनाओ। अगर तुम सहमत हो तो मैं इस रहस्य को हमेशा के लिए रखूंगी। प्रिया हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में गणना चल रही थी। सिमरन को लगा कि वह जीत गई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रिया को इतनी आसानी से धमकाया नहीं जा सकता। उसने धीरे धीरे एक गिलास शराब डाली, उसे सिमरन के सामने उठाया। जानती हो, मैं तुम्हारे आत्मविश्वास की बहुत प्रशंसा करती हूँ, लेकिन तुम एक बात भूल गई। सिमरन ने भौहें सिकोड़ी। क्या? प्रिया मुस्कुराई। उसकी आवाज़ हवा की तरह हल्की थी। जो व्यक्ति पहले रहस्य का पता लगाता है ज़रूरी नहीं कि वह विजेता हो, लेकिन जो आखिरी तक जीवित रहता है वही सब कुछ नियंत्रित करता है। सिमरन ने पलकें झपकाईं, लेकिन फिर वह हौस पड़ी। क्या तुम मुझे धमका रही हो? प्रिया ने एक घूंट शराब पी, फिर गिलास नीचे रख दिया। नहीं, मैं बस तुम्हें याद दिला रही हूँ कि यह खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वह उठी, उसकी आंखें दृढ़ थीं। तुम वह वीडियो रख सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ,
अगर तुमने इसे लीक करने की हिम्मत की तो तुम सबसे पहले नष्ट हो जाओगी। सिमरन अकड़ गई लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। प्रिया कमरे से बाहर निकल गई। उसका दिल बेचैन था। वह जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। यह लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हो सकती थी और अगर वह जीवित रहना चाहती थी तो उसे पहले हमला करना होगा। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। दूसरी तरफ से एडवोकेट शर्मा की गहरी आवाज़ आई। क्या बात है? प्रिया ने रात के अंधेरे में देखा। उसकी आवाज़ ठंडी थी। मुझे चाहिए कि वह गायब हो जाए। शर्मा एक पल के लिए चुप रहा। वह आश्चर्यचकित नहीं था लेकिन वह तुरंत सहमत भी नहीं हुआ। क्या तुम निश्चित हो? प्रिया ने अपना फ़ोन कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज़ दृढ़ थी। अगर मैं पहले हमला नहीं करती तो वह मुझे बर्बाद कर देगी। शर्मा ने आँख भरी लेकिन उसकी आवाज़ में कोई आपत्ति नहीं थी। मैं समझता हूँ, लेकिन क्या तुम जानती हो कि अगर तुमने सिमरन पर हाथ उठाया तो तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। प्रिया फीकी सी हंसी। मैंने कभी पीछे हटने का इरादा नहीं किया। शर्मा एक और पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे धीरे कहा, मैं इसका ध्यान रखूंगा, लेकिन तुम्हें परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। मैं तैयार हूँ। उसने फ़ोन काट दिया। उसका मन उथल में था, लेकिन हिचकिचाने का समय नहीं था। अगली सुबह सिमरन के एक अप्रत्याशित कार दुर्घटना का शिकार होने की खबर फैल गई। काम पर जाते समय उसे एक कार ने टक्कर मार दी थी। उसकी हालत गंभीर थी और उसे आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया। प्रिया ने अपने फ़ोन पर खबर पढ़ी। उसका दिल बेचैन हो गया। उसे नहीं पता था कि शर्मा ने क्या किया था, लेकिन अंतिम परिणाम यह था कि सिमरन को खेल से बाहर कर दिया गया था। अस्पताल में विक्रम घबराहट में दौड़ा। सिमरन को बिस्तर पर देखकर उसकी आंखें दहशत से भर गईं। उसे गंभीर चोटें आई थीं और वह कोमा में थी। डॉक्टर ने कहा कि यह निश्चित नहीं है कि वह कभी होश में आएगी या नहीं। विक्रम ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें गहरी हो गईं। यह किसने किया? वह मुड़ा। उसकी आंखों में एक घातक भाव था। उसे विश्वास नहीं था कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। वह जानता था कि कोई उसे चोट पहुंचाना चाहता था और पहला व्यक्ति जिस पर उसे शक हुआ वह प्रिया थी। उस शाम जब प्रिया विला लौटी तो उसने उम्मीद नहीं की थी कि विक्रम कमरे में उसका इंतज़ार कर रहा होगा। वह वहाँ खड़ा था। उसके हाथ उसकी जेब में थे। उसकी आंखें बर्फीली ठंडी थीं। मेरी पत्नी बहुत शांत लग रही है, उसने कहा। हर शब्द हवा को काट रहा था। प्रिया ने धीरे से भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? विक्रम धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आवाज़ गहरी हो गई। सिमरन का एक्सीडेंट ठीक उसी दिन हुआ जब उसने तुम्हें धमकाया। क्या तुम्हें यह बहुत बड़ा संयोग नहीं लगता? प्रिया ने उसकी आंखों का सामना किया, शांत रही। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? विक्रम फीकी सी हंसा। मैं संयोगों में विश्वास नहीं करता। प्रिया ने आँख भरी कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आवाज़ नरम लेकिन तीखी थी। क्या तुम उससे इतना प्यार करते हो? विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन जवाब नहीं दिया। प्रिया मुस्कुराई। अगर तुम यह मानना चाहते हो कि मैंने ऐसा किया है तो मेरे पास समझाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें किसी और चीज़ के बारे में चिंता करनी चाहिए। विक्रम ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज़ धीमी थी। मेरे पेट में जो बच्चा है वह इस परिवार का भविष्य है। अगर तुम मुझसे भिड़ना चाहते हो तो याद रखना कि तुम्हारे पास सिंह परिवार के बेटे के खिताब के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मैं इस परिवार के उत्तराधिकारी को जन्म दे रही हूँ। विक्रम अकड़ गया। वह जानता था कि वह सही कह रही है, चाहे उसे कितना भी शक क्यों ना हो। वह इस समय प्रिया को ख़त्म नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वह गिरती तो बच्चा भी नहीं रहता और उसे उस बच्चे की ज़रूरत थी। प्रिया उठी, धीरे से अपना हाथ अपने पेट पर रखा। मुझे परखने की कोशिश मत करो विक्रम, तुम नहीं जीतोगे। वह कमरे से बाहर निकल गई। विक्रम को वहाँ खड़ा छोड़ गई। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं, लेकिन वह असहाय था।
वह जानती थी कि उसने एक और राउंड जीत लिया है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि यह शतरंज का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके पास केवल एक ही विकल्प था, अंतिम विजेता बनना। प्रिया कमरे से बाहर निकली। उसका मन अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं था। वह जानती थी कि विक्रम इस मामले को आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसे शक था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। यही एकमात्र चीज़ थी जो उसे अस्थायी रूप से सुरक्षित रखती थी। वह अपने कमरे में लौटी, दरवाज़ा बंद किया और कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा, अपने भीतर बढ़ते एक जीवन की धड़कन को महसूस किया। यह सिर्फ एक बच्चा नहीं था, बल्कि उसका सबसे शक्तिशाली हथियार था। फ़ोन पर अचानक एक संदेश आया, मैं जानती हूँ कि तुमने क्या किया है, तैयार रहो। कोई प्रेषक का नाम नहीं था। उसने स्क्रीन को घूरा। उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। कोई अभी भी उस पर नज़र रख रहा था। विक्रम नहीं, क्योंकि उसके पास सबूत नहीं थे। बलवंत नहीं, क्योंकि वह इस रहस्य को बचाना चाहता था। तो फिर कौन? उसने शर्मा का नंबर डायल किया। उसने 3 रिंग के बाद फ़ोन उठाया। क्या तुम ठीक हो? प्रिया, मुझे अभी एक गुमनाम संदेश मिला है। कोई अभी भी मुझ पर नज़र रख रहा है। शर्मा कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। मैं जांच करूंगा, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। प्रिया ने अपना फ़ोन कसकर पकड़ लिया। मैं इस रहस्य को उजागर नहीं होने दे सकती। शर्मा ने धीरे से आह भरी। तुम बहुत दूर आ गई हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। फ़ोन काटने के बाद प्रिया उठी और खिड़की के पास गई। रात के अंधेरे में बाहर देखा। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य आंखें अभी भी उसे देख रही हैं, उसकी गलती का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन वह खुद को असफल नहीं होने देगी। अगले दिन विक्रम उसे गर्भावस्था की जांच के लिए ले गया। वह मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वह मना करती तो उसका शक और बढ़ जाता। डॉक्टर ने पुष्टि की कि भ्रूण अच्छी तरह से विकसित हो रहा है। विक्रम ने संतुष्टि में सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने एक मांग रखी। मैं चाहता हूँ कि बच्चे के पैदा होने से पहले डीएनए टेस्ट हो। प्रिया शांत रही, लेकिन उसका दिल घबरा गया। क्या तुम्हें मुझ पर शक है? विक्रम ने कंधे उचकाए। तुम समझती हो, है ना? बस एक साधारण सा टेस्ट और तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। वह जानती थी कि अगर उसने मना कर दिया तो वह तुरंत कार्रवाई करेगा, लेकिन अगर वह साधारण सा टेस्ट सहमत हो गई तो वह सच्चाई नहीं छिपा पाएगी। उसे समय चाहिए था। उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब गर्भ थोड़ा और बढ़ जाए तब तक इंतज़ार करें। विक्रम ने अपनी आंखें सिकोड़ी, लेकिन कोई आपत्ति नहीं जताई। वह जानता था कि वह हमेशा के लिए भाग नहीं सकती। विला लौटने पर प्रिया ने तुरंत बलवंत से संपर्क किया। हमें एक समस्या है। वह एक पल के लिए चुप रहा। विक्रम डीएनए टेस्ट चाहता है। उसने सिर हिलाया। बलवंत एक पल के लिए सोचा, फिर धीरे धीरे कहा, मैं इसका ध्यान रखूंगा। प्रिया ने नहीं पूछा कि वह क्या करने जा रहा है। वह जानती थी कि बलवंत के पास हमेशा अपने तरीके होते हैं, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका तरीका इतना क्रूर होगा। 2 दिन बाद एक दुर्घटना हुई। जिस प्रयोगशाला में विक्रम परीक्षण करवाने की योजना बना रहा था, वह जल गई। सभी रिकॉर्ड नष्ट हो गए। किसी को कारण नहीं पता था। विक्रम गुस्से में था, लेकिन किसी पर शक करने का कोई सबूत नहीं था। प्रिया जानती थी कि यह बलवंत का उसे बचाने का तरीका था, लेकिन साथ ही वह समझ गई कि वह इस खेल में बहुत गहराई तक जा चुकी है। वह अब बाहर नहीं निकल सकती थी। वह केवल आगे बढ़ सकती थी जब तक कि वह अंतिम विजेता नहीं बन जाती। प्रिया कुर्सी पर बैठी, फ़ोन की स्क्रीन पर प्रयोगशाला में आग लगने की खबर देख रही थी। सब कुछ बहुत जल्दी, बहुत चीपस हुआ। कोई निशान नहीं छोड़ा जिससे बलवंत का पता लगाया जा सके। वह जानती थी कि उसने कार्रवाई की है, और इसका मतलब था कि वह इस रहस्य को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। विक्रम गुस्से में था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था।
उसने दूसरी प्रयोगशाला खोजने की कोशिश की, लेकिन परिणाम वही रहा। जल्द ही कोई भी प्रयोगशाला परीक्षण नहीं कर सकती थी। वह अस्थायी रूप से सुरक्षित थी, लेकिन केवल अस्थायी रूप से। सावित्री देवी ने उसके प्रति अपना रवैया बदलना शुरू कर दिया। उनके शब्द और नज़रें तीखी और अप्रत्याशित हो गईं। प्रिया ने इस महिला के मन में बढ़ते संदेह को महसूस किया। एक शाम जब प्रिया सोने की तैयारी कर रही थी, सावित्री देवी अप्रत्याशित रूप से उसके कमरे में आई। बहू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया, उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया। सावित्री देवी ने उसे लंबे समय तक देखा, फिर बोली, मुझे तुम्हारे गर्भवती होने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम एक बात समझ लो, इस घर में किसी को भी बदला जा सकता है। प्रिया ने भौहें सिकोड़ी। आप क्या कहना चाहती हैं? माँ सावित्री देवी फीकी सी हंसी। तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें लगता है कि चीज़ें बस ऐसे ही चलती रहेंगी। प्रिया का दिल डूब गया। सावित्री देवी ने धीरे धीरे कहा, बस एक गलत कदम और तुम सब कुछ खो दोगी। ध्यान से सोचो, क्योंकि कोई भी तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बचा सकता। प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन बाहर से शांत रही। मैं समझती हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं माँ जी, लेकिन मुझे लगता है कि आप यह भी जानती हैं कि मैं कोई ऐसी व्यक्ति नहीं हूँ जिसे आसानी से बदला जा सके। सावित्री देवी ने उसे अपनी ठंडी आंखों से देखा। तो देखते हैं कि तुम इस पद को कब तक बनाए रख सकती हो। वह उठी और कमरे से बाहर निकल गई, प्रिया को वहाँ बैठा छोड़ गई। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही थी। सावित्री देवी को जानती थी और वह चुप नहीं रहेंगी। अगली सुबह प्रिया को एक अनजान नंबर से एक फ़ोन आया। तुम्हें ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, हर कोई तुम्हारी तरफ नहीं है। आवाज़ गहरी और अपरिचित थी, लेकिन इसमें एक स्पष्ट खतरा था। वह अकड़ गई। कौन उस पर नज़र रख रहा है? उसने तुरंत शर्मा को फ़ोन किया। क्या तुमने पता लगाया कि मुझे संदेश कौन भेज रहा था? वह कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद बोला, नहीं, लेकिन एक व्यक्ति तुम्हारे बारे में सब कुछ खोदने की कोशिश कर रहा है। कौन? वह एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर कहा, श्रीमती सावित्री। प्रिया ने अपना फ़ोन कसकर पकड़ लिया। उसकी सास उसे निशाना बना रही थी। वह जानती थी कि वह उसे जारी नहीं रखने दे सकती। उसे पहले हमला करना होगा। उस रात वह बलवंत से मिलने गई। वह हमेशा की तरह शांत होकर अपने स्टडी डेस्क के पीछे बैठा था। मुझे कुछ कहना है। बलवंत ने उसे बिना किसी आश्चर्य के देखा। मैं सुन रहा हूँ। सावित्री शक कर रही हैं। वह सब कुछ उजागर करने की कोशिश कर रही हैं। बलवंत एक पल के लिए चुप रहा, फिर वह फीकी सी हंसा। तो तुम क्या करना चाहती हो? प्रिया ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक ठंडक चमक रही थी। उन्हें रास्ते से हटाना है। बलवंत ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसे देख रहा था। क्या तुम निश्चित हो? उसने सिर हिलाया। नहीं तो मैं पहले हट जाऊंगी। बलवंत एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। मैं व्यवस्था कर दूंगा। प्रिया जानती थी कि एक बार जब वह सहमत हो गया तो सावित्री अब कोई खतरा नहीं रहेंगी। अगर उसने सब कुछ दांव पर लगाने की हिम्मत की है तो उसे विजेता बनना होगा। उस रात सावित्री देवी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सावित्री देवी की सिंह विला में ही मृत्यु हो गई। घर के लोग चौंक गए, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। सबने सोचा कि यह एक बुजुर्ग महिला का सिर्फ एक अप्रत्याशित दिल का दौरा था, लेकिन केवल प्रिया और बलवंत ही सच्चाई जानते थे। उसने एक बड़े खतरे को ख़त्म कर दिया था, लेकिन वह यह भी समझ गई कि अभी भी कई और लोग होंगे जो उसे गिराना चाहेंगे। वह रुक नहीं सकती थी। उसे लड़ना जारी रखना था, जब तक कि कोई भी उसे धमकी न दे सके। सावित्री देवी का अंतिम संस्कार भव्य लेकिन उदास था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी अचानक चली जाएंगी। प्रिया ताबूत के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर इतना दुख था कि किसी को शक न हो। उसने अपने पेट के सामने अपनी मुट्ठी भींच ली, एक गर्भवती बहू की, एक आदर्श छवि जिसने अभी अभी अपनी सास को खोया है।
विक्रम उसके बगल में खड़ा था। उसकी नज़रें ताबूत पर टिकी थीं, लेकिन प्रिया उसकी नज़रों में ठंडक महसूस कर सकती थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह जानती थी कि उसे शक है। बलवंत शांत रहा। उसने न तो बहुत दुख दिखाया और न ही बहुत उदासीनता। बस एक शक्तिशाली व्यक्ति जिसने अभी अभी एक प्रियजन खोया है। अंतिम संस्कार समाप्त होने के बाद सब लोग विला से चले गए, केवल परिवार बचा था। विक्रम ने प्रिया का हाथ खींचा और उसे लिविंग रूम में ले गया। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? प्रिया ने उसे देखा, शांत रही। तुम्हारा क्या मतलब है? विक्रम फीकी सी हौंसा। मेरी माँ की अचानक मृत्यु हो गई, ठीक उसी समय जब वह तुम्हारे बारे में जांच करने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम्हें यह बहुत बड़ा संयोग नहीं लगता? प्रिया ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ नरम लेकिन अर्थपूर्ण थी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इसमें शामिल हूँ तो तुम क्या करने जा रहे हो? विक्रम ने उसे घूर कर देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन प्रिया यह भी जानती थी कि वह यहीं नहीं रुकेगा। उस रात वह अपने कमरे में बैठी आईने में देख रही थी। प्रतिबिंब एक ऐसी महिला का था जिसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसका फ़ोन बजा। एक अनजान नंबर से एक संदेश। वह चुप नहीं बैठेगा। सावधान रहना। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। एक बेचैनी की भावना उसके पूरे शरीर में फैल गई। कोई अभी भी उस पर नज़र रख रहा था। उसने शर्मा को फ़ोन किया। क्या तुमने पता लगाया कि मुझ पर कौन नज़र रख रहा है? उसने जल्दी से जवाब दिया, मैं जांच कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि विक्रम एक निजी जासूस से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। मैं चाहती हूँ कि तुम इस मामले को संभालो इससे पहले कि वह कुछ भी ढूंढ सके। शर्मा एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, मैं इसका ध्यान रखूँगा, लेकिन याद रखना तुम जितना आगे बढ़ोगी वापस आना उतना ही मुश्किल होगा। प्रिया फीकी सी हंसी। मेरा कभी वापस आने का इरादा नहीं था। उसने फ़ोन काट दिया। उसका मन शांत हो गया। उसने एक एक करके हर खतरे को ख़त्म कर दिया था। सिमरन अस्पताल में थी, सावित्री जा चुकी थी। अब केवल एक ही व्यक्ति उसके रास्ते में खड़ा था, विक्रम। अगर वह उसे ख़त्म करने की कोशिश करता रहा तो उसे पहले हमला करना होगा। एक हफ्ते बाद विक्रम को एक गुमनाम ईमेल मिला। अंदर उसकी और सिमरन की पहले की अंतरंग तस्वीरें थीं। साथ में एक संदेश था, अगर तुमने जांच जारी रखी तो सब कुछ सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तुम्हारी पत्नी आखिरी व्यक्ति होगी जिसे पता चलेगा। विक्रम ने अपना फ़ोन मेज पर फेंक दिया। उसका चेहरा काला पड़ गया। वह जानता था कि यह एक चेतावनी है। वह जानता था कि प्रिया ने पहले हमला किया है, लेकिन इससे वह रुका नहीं। इससे उसे और भी ज़्यादा नफ़रत हो गई। उनके बीच की लड़ाई अब भावनाओं के बारे में नहीं थी। यह जीवन और मृत्यु का शतरंज का खेल था और केवल एक ही व्यक्ति जीत सकता था। विक्रम ने अपना फ़ोन कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें गहरी हो गईं। प्रिया ने एक कदम आगे बढ़ा दिया था। उसने न केवल उसे धमकाया, बल्कि उसे यह भी दिखाया कि वह अपनी स्थिति की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसने फ़ोन मेज पर फेंक दिया, एक गिलास शराब डाली और उसे एक ही घूंट में पी गया। उसके दिल में गुस्सा उबल रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह इस समय जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकता। प्रिया को लगा कि वह जीत गई है। उसे लगा कि कुछ तस्वीरें उसे रोक देंगी। वह गलत थी। विक्रम को इतनी आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। उसने फ़ोन उठाया और किसी को फ़ोन किया। मुझे एक मुलाकात चाहिए। दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज़ आई। आप क्या करवाना चाहते हैं? विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं चाहता हूँ कि प्रिया गायब हो जाए। अगली सुबह प्रिया लिविंग रूम में उतरी। घर में तनावपूर्ण माहौल को स्पष्ट रूप से महसूस कर रही थी। बलवंत हमेशा की तरह शांति से चाय पी रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अस्पष्ट सतर्कता थी। विक्रम नाश्ते की मेज पर चुपचाप बैठा था, लेकिन प्रिया ने एक बदलाव महसूस किया। उसने एक गिलास पानी डाला, शांति से देखा। तुम काम पर नहीं जा रहे हो? विक्रम ने होंठ से कोड़े। आज मेरा कुछ निजी काम है।
प्रिया ने सिर हिलाया, आगे कुछ नहीं पूछा। वह अच्छी तरह से जानती थी कि विक्रम कुछ साजिश रच रहा है, लेकिन वह इन दिमागी खेलों की आदी हो चुकी थी। शाम को जब वह सोने की तैयारी कर रही थी, फ़ोन पर एक गुमनाम संदेश आया। सिंह परिवार छोड़ दो तुरंत, अगर तुम मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। उसने स्क्रीन को घूरा, उसका दिल थोड़ा ठंडा हो गया। कोई चाहता था कि वह गायब हो जाए। उसने फ़ोन उठाया और शर्मा का नंबर डायल किया। कुछ हुआ है, उसने तुरंत जवाब दिया। मैं जानता हूँ, विक्रम ने तुम पर नज़र रखने के लिए किसी को काम पर रखा है। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को शांत किया। तो मुझे पहले हमला करना होगा। उसने फ़ोन काट दिया और बैठ गई, अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया। अगर विक्रम लड़ना चाहता है तो वह अंत तक लड़ेगी। अगली सुबह बलवंत ने उसे अपने स्टडी रूम में बुलाया। वह मेज के पीछे बैठा, धीरे धीरे दस्तावेज़ों के पन्ने पलट रहा था। तुम खतरे में हो, प्रिया ने आश्चर्य नहीं दिखाया। मैं जानती हूँ। बलवंत ने उसे एक पल के लिए देखा। तुम मुझसे क्या मदद चाहती हो? प्रिया ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। मैं चाहती हूँ कि विक्रम के पास फिर कभी हमला करने का मौका न हो। बलवंत ने होंठ सिकोड़े। तुम्हें अपने पति को कुर्बान करने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रिया फीकी सी हंसी। वह बहुत पहले ही मेरा पति नहीं रहा। बलवंत एक पल के लिए चुप रहा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूँगा। उस रात विक्रम को एक फ़ोन आया। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, एक गहरी आवाज़ गूंजी, आगे मत बढ़ो, नहीं तो तुम अगले होगे जिसे ख़त्म कर दिया जाएगा। विक्रम ने अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस की। किसी ने उससे पहले कार्रवाई की थी और वह जानता था कि प्रिया अब पहले की तरह कमज़ोर महिला नहीं है। उसने उसे बहुत कम आंका था, लेकिन वह अभी हारा नहीं था। वह प्रिया को हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रहने देगा। वह उसे गिराने का एक तरीका ढूंढ लेगा, चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। विक्रम ने फ़ोन काट दिया। उसके हाथ मुट्ठियों में भींच गए। उसके अंदर का गुस्सा उबल पड़ा, लेकिन पहली बार उसने थोड़ी बेचैनी महसूस की। कोई प्रिया की रक्षा कर रहा था। ये सिर्फ वह नहीं थी जो खुद कार्रवाई कर रही थी। उसके पीछे एक ताकत थी। वह इतना मूर्ख नहीं था कि यह न समझे कि क्या हो रहा है। एकमात्र व्यक्ति जो प्रिया की इस हद तक मदद कर सकता था, वह बलवंत के अलावा कोई नहीं था। उसके पिता ने उसकी तरफ से खड़े होने का फैसला किया था। वह कुर्सी पर बैठ गया, एक गिलास शराब डाली, लेकिन पिया नहीं। उसे अपने अगले कदम के बारे में ध्यान से सोचने की ज़रूरत थी। अगर वह सीधे टकराव में रहा तो उसे केवल हार मिलेगी, लेकिन अगर वह खेल को पलट दे, अगर वह प्रिया की कमज़ोरी ढूंढ ले, तो उसके पास एक मौका होगा। अगले दिन प्रिया को प्रसूति विशेषज्ञ से एक अपॉइंटमेंट मिला। वह अस्पताल गई, लोगों की आंखों में अपने लिए सम्मान को स्पष्ट रूप से महसूस कर रही थी। अब वह सिंह परिवार में एक फीकी सी पत्नी नहीं थी, वह उत्तराधिकारी की माँ थी। डॉक्टर ने उसके अंदर आने पर हल्के से मुस्कुराया। भ्रूण बहुत अच्छी तरह से विकसित हो रहा है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ और परीक्षण करना चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक है। प्रिया ने बिना किसी शक के सिर हिलाया, लेकिन जब वह क्लिनिक से बाहर निकलने के लिए मुड़ी तो उसने महसूस किया कि एक नज़र उसे देख रही है। वह मुड़ी और उसकी नज़रें विक्रम से मिली। वह वहाँ खड़ा था, अस्पताल के दालान की दीवार से टिका हुआ, उसे घूर रहा था। तुम अस्पताल आई और मुझे बताया नहीं, प्रिया ने शांत भाव बनाए रखा। मुझे नहीं लगा कि यह ज़रूरी है। विक्रम पास आया, उसकी आवाज़ धीमी थी। मैंने अभी डॉक्टर से बात की, वे भ्रूण का डीएनए टेस्ट करना चाहते हैं। प्रिया ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसका दिल तनावग्रस्त था, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। तुमने अभी तक वह बात नहीं छोड़ी। विक्रम मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी। मुझे दोष मत दो, मैं बस सब कुछ सुनिश्चित करना चाहता हूँ। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं टेस्ट करवाऊंगी। विक्रम ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। उसे नहीं लगा था कि वह इतनी आसानी से सहमत हो जाएगी।
लेकिन यह वह जाल भी हो सकता है जो वह बिछा रही थी। वह हल्के से हौंसा। तो ठीक है, मैं व्यवस्था कर दूंगा। प्रिया मुड़ी और चली गई, लेकिन उसके मन में तेजी से गणना चल रही थी। वह परीक्षण नहीं होने दे सकती थी। उसे परिणाम बदलने का एक तरीका चाहिए था। शाम को जब वह विला लौटी तो बलवंत लिविंग रूम में इंतजार कर रहा था। उसने चुपचाप उसे देखा, फिर अपनी गहरी आवाज में कहा, विक्रम, डीएनए टेस्ट चाहता है। प्रिया ने सिर हिलाया। मैं जानती हूँ। बलवंत ने अपना चाय का कप नीचे रखा। तो तुम क्या करने की योजना बना रही हो? वह उसके सामने बैठ गई। उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी। हमें परिणामों को नियंत्रित करना होगा। बलवंत फीकी सी हंसा। तुम दिन ब दिन होशियार होती जा रही हो। उसने अपनी जेब से एक कागज़ निकाला। यह उस अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों की सूची है। मैं उनमें से एक की व्यवस्था कर सकता हूँ ताकि परिणाम को समायोजित किया जा सके। प्रिया ने सूची ली, अपनी आंखों से उसे स्कैन किया। वह जानती थी कि वह बहुत दूर आ गई है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। वह सच्चाई को उजागर नहीं होने दे सकती थी। अगले दिन जब वह अस्पताल गई तो उसने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था। जब परीक्षण समाप्त हो जाएगा तो परिणाम को यह साबित करने के लिए समायोजित किया जाएगा कि उसके पेट में बच्चा विक्रम का है। जब वह अस्पताल से निकली तो उसने विक्रम को बाहर खड़ा देखा। उसे शक भरी नज़रों से देख रहा था। हमें जल्द ही परिणाम मिल जाएंगे। प्रिया ने सिर हिलाया, हल्के से मुस्कुराई। मैं जानती हूँ। वह उसके पास से गुजरी। उसका मन पहले से कहीं ज़्यादा शांत था। विक्रम को शक हो सकता है, लेकिन अगर कागजात कुछ और साबित करते हैं तो वह कुछ नहीं कर सकता। उसने एक और राउंड जीत लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ठीक उसी समय कोई और भी उसे देख रहा था। सिमरन होश में आ गई थी और उसका प्रिया को अकेला छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। सिमरन ने अस्पताल के कमरे में अपनी आंखें खोलीं। पर्दे के माध्यम से हल्की रोशनी आ रही थी। उसे अपने सिर में एक तेज़ दर्द महसूस हुआ, लेकिन जो हुआ था उसकी यादें धीरे धीरे वापस आने लगीं। उसे प्रिया के साथ अपनी आखिरी मुलाकात याद आई। उसकी आंखों में चुनौती भरी नज़रें और फिर दुर्घटना। सिमरन को विश्वास नहीं हुआ कि यह सिर्फ एक संयोग था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन एक तेज़ दर्द उसके शरीर में दौड़ गया। उसने नीचे देखा और अपनी बाँह पर पट्टी बंधी हुई पाई। एक नर्स अंदर आई और मुस्कुराई। तुम होश में आ गई। तुम एक हफ्ते से ज़्यादा समय से बेहोश थी। सिमरन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। एक हफ्ता उसने बहुत कुछ खो दिया था। उसे यह जानने की ज़रूरत थी कि क्या हो रहा है। अगले दिन जब डॉक्टर जांच के लिए आया तो उसने विक्रम से मिलने का अनुरोध किया। वह उसी दोपहर वहां आ गया। उसका चेहरा तनावपूर्ण था। तुम होश में आ गई। सिमरन ने उसे अपनी तीखी नज़रों से देखा। मैंने क्या खो दिया? विक्रम एक पल के लिए चुप रहा, फिर एक कुर्सी खींची और बैठ गया। उसने सब कुछ बताया, सावित्री की मौत से लेकर प्रिया के गर्भवती होने और डीएनए टेस्ट की मांग तक। सुनकर सिमरन फीकी सी हंसी। वह इतनी दूर चली गई है। विक्रम ने सिर हिलाया। मैं उसे बेनकाब करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वह हमेशा एक कदम आगे रहती है। सिमरन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अगर तुम उसे गिराना चाहते हो तो मेरे पास एक तरीका है। विक्रम ने उसे ध्यान से देखा। कैसा तरीका? सिमरन आगे झुकी, उसकी आवाज़ ठंडी थी। प्रिया ने सिर्फ टेस्ट के नतीजे नहीं बदले हैं। उसका एक और रहस्य है जिसके बारे में तुम अभी तक नहीं जानते। विक्रम ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? सिमरन हल्के से मुस्कुराई। यह मामला मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें बस धैर्यपूर्वक इंतज़ार करना होगा। विक्रम को पूरी तरह से विश्वास नहीं था, लेकिन वह जानता था कि सिमरन के पास प्रिया से नफरत करने का कारण है। उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। जब विक्रम अस्पताल के कमरे से चला गया तो सिमरन ने अपना फ़ोन निकाला और एक परिचित नंबर पर फ़ोन किया। मैं हूँ। दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज़ आई। तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि प्रिया गायब हो जाए।
दूसरी तरफ का व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर फीकी सी हंसा। तुम बहुत उत्सुक लग रही हो। सिमरन ने अपना फ़ोन कसकर पकड़ लिया। उसने मुझे खाई में धकेल दिया। अब उसकी बारी है। वह आवाज़ गहरी हो गई। तो तैयार रहो। उस रात प्रिया विला में दाखिल हुई। उसके दिल में एक बेचैनी की भावना थी। उसे नहीं मिला थी। पता था कि अंधेरे में एक योजना बनाई जा चुकी थी। एक जाल तैयार था जो उसका इंतज़ार कर रहा था, और इस बार शायद वह बच नहीं पाएगी। प्रिया विला में दाखिल हुई। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। घर में माहौल सामान्य से ज़्यादा शांत था। नौकरों ने सिर झुका लिया और उसकी नज़रों से बचते रहे। उसे नहीं पता था कि एक जाल उसका इंतज़ार कर रहा है। जब वह लिविंग रूम में दाखिल हुई तो विक्रम पहले से ही कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने दस्तावेज़ों का एक बंडल था। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें ठंडी और तीखी थीं। तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा मुझे धोखा दे सकती हो। प्रिया वह रुकी, शांत रही। तुम क्या कह रहे हो? विक्रम ने दस्तावेज़ों का बंडल उसकी ओर धकेल दिया। तुम इसे देख सकती हो। प्रिया ने उसे उठाया और खोला। यह एक और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी। परिणाम विक्रम से मेल नहीं खाते थे। उसने महसूस किया कि उसके शरीर का खून ठंडा पड़ गया है। तुम्हें यह कैसे मिला? विक्रम हौसा। तुम्हें लगता है कि तुम होशियार हो। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकती हो। मैंने एक और जगह पर टेस्ट करवाया जहां तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। और अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है? प्रिया ने कागज़ को कसकर पकड़ लिया, लेकिन बाहर से शांत रही। तुम क्या चाहते हो? विक्रम उठा, धीरे धीरे उसके पास आया। मैं अब कुछ नहीं चाहता। तुमने मुझे धोखा दिया है। यह परिवार तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा, यह समझते हुए कि वह सचमुच एक कोने में धकेल दी गई है, लेकिन उसे इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता था। उसने एक गहरी सांस ली, फिर सीधे उसकी आंखों में देखा। अगर मैं गिरती हूँ तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस पद को बनाए रख पाओगे? विक्रम रुक गया। प्रिया हल्के से मुस्कुराई। यह बच्चा तुम्हारा नहीं हो सकता, लेकिन यह बलवंत सिंह का असली पोता है। अगर मैं गायब हो जाती हूँ तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें अकेला छोड़ देंगे? विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह जानता था कि वह सही कह रही है। बलवंत ही एकमात्र व्यक्ति था जो खेल को बदल सकता था। प्रिया ने अपना हाथ अपने पेट पर रखा। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं अभी भी इस बच्चे की माँ हूँ, सिंह परिवार की कानूनी उत्तराधिकारी। वह पास आई। उसकी आवाज़ गहरी हो गई। अगर तुम मुझे गिराना चाहते हो तो सब कुछ खोने के लिए तैयार रहो। विक्रम ने उसे देखा। उसके दिल में गुस्सा उबल रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह इस समय कार्रवाई नहीं कर सकता। उसे एक और योजना की ज़रूरत थी। प्रिया लिविंग रूम से निकली और सीधे अपने कमरे में चली गई। वह जानती थी कि विक्रम चुप नहीं बैठेगा, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसके पास एक फ़ायदा है। उसे नहीं पता था कि विला के एक छिपे हुए कोने में बलवंत ने सब कुछ सुन लिया था। उसने एक घूंट चाय पी। उसकी आंखें तीखी थीं। प्रिया सचमुच एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बन गई थी। 3 महीने बाद प्रिया ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरा सिंह परिवार उथल पुथल में था। बलवंत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने चुपचाप अपने पोते की रक्षा के लिए सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था। विक्रम के पास वास्तविकता को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सिमरन होश में आने के बाद यह भी समझ गई कि वह प्रिया को गिराने के लिए कुछ नहीं कर सकती। उसके सभी दुश्मन एक एक करके या तो खत्म हो गए या उन्हें हार स्वीकार करनी पड़ी। प्रिया ने अपने बेटे को अपनी बाहों में लिया और खिड़की से बाहर देखा। वह जीत गई थी। उसने अपनी स्थिति की रक्षा की, अपने बच्चे की रक्षा की। वह एक कमज़ोर महिला से इस खेल की सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी बन गई थी। युद्ध समाप्त हो गया था। अब वह सब कुछ नियंत्रित करने वाली थी।